नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। मंजरी इस पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजधर्म। राजधर्म इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 1 है। अब देखते हैं हम राजधर्म इस पाठ में हमें क्या संदेश दिया गया है। हम प्रत्यक्ष पाठ की तरफ जाते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है। हम पाठ क्रमांक 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजधर्म। राजधर्म इस पाठ के शुरुआत में आपको संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, आज का जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं एक जातक कथा है। जातक कथा का अर्थ क्या होता है? आप लोग कथा पढ़ते हो, सुनते हो। अलग अलग प्रकार के कथाएं होती है। कुछ कथाएं परियों की होती हैं, कुछ कथाएं राक्षसों की होती है, कुछ कथाएं वैज्ञानिक कथाएं भी होती है। आधुनिक कथा हम देखते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कथा जो होती है वो बोध प्रधान पर कथाएं होती है, जो आपने अब तक सुनी आई पढ़ाई है। राजा की कथा होती है, कुछ पशु पक्षियों की कथा होती है। उसमें ही एक प्रकार होता है कि जातक कथा, इसे हम दंत कथा भी कहते हैं। पुराने युग में जो दंत कथा कही जाती थी उसको ही हम जातक कथा कहते हैं। कि कुछ कथाओं को पुराने ज़माने के एक प्रसिद्ध व्यक्तियों का या प्रसिद्ध स्थान का नाम देकर उस कथा को कही जाती है, और इस कथा के माध्यम से हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया जाता है। अब देखिए, ये जो जातक कथा आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बोधिसत्व का उल्लेख आया है। कि बोधिसत्व क्या होता है? कि महात्मा बुद्ध का इससे संबंध आता है। कि महात्मा बुद्ध, इनका जन्म जब हुआ था तो बोधिसत्व में उसके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ में राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा था। राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आज की जातक कथा है राजधर्म, इसमें राजा जो किसी भी देश का या प्रदेश का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, उस प्रमुख व्यक्ति का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। जैसे कि हमारे कुटुंब में एक प्रमुख व्यक्ति होता है, वह जिस प्रकार से हमारे कुटुंब की व्यवस्था को संभाल कर रखता है, और कुटुंब का प्रमुख अगर हमारा अच्छा व्यवहार संभालता है तो हमारे कुटुंब का पालन पोषण या कुटुंब का जो भी परिवेश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ही किसी भी देश या किसी प्रदेश का प्रजा हो, या उसका सामाजिक वातावरण हो, या फिर उसका पर्यावरण हो, वह उस वातावरण किस पर निर्भर होता है? तो उस प्रदेश के राजा पर। अगर राजा का व्यवहार अच्छा है तो समाज, प्रजा, सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था भी अच्छी होती है, और उसका असर वहाँ के पर्यावरण पर भी होता है। तो यही बात हमें इस पाठ में समझाया गया है कि किसी एक राज्य का राजा था, वह जैसा आचरण करता है, जैसा व्यवहार करता है, उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ साथ उस प्रदेश का जो माहौल है, पर्यावरण जो है, उस पर भी राजा के व्यवहार का असर पड़ता है। तो कैसा आचरण करता है, इसके बारे में हम पाठ के द्वारा समझ लेते हैं। पाठ की शुरुआत में कहा गया है कि ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। अब एक राजा था और उसका नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। आप लोगों ने कहानी सुनी है, उसमें हमेशा
कहानी की शुरुआत में कहा जाता है कि एक गांव था, उस गांव में एक राजा रहता था, या फिर एक राजा था, उस राजा का नाम यह था, वो अपने प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करता था। ये सारी चीज़ें हमें कहानी की शुरुआत में बताई जाती है। तो यहाँ पर भी कहानी में भी वैसे ही शुरुआत की गई है। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था और वह बहुत ही विवेकशील था, मतलब कुछ भी व्यवहार करने से पहले वह विवेकतापूर्ण उस पर विचार विमर्श करता था। वह सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। अब देखिए, पहले ही पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में हमें राजा का आचरण, उसका स्वभाव पता चल रहा है कि वह विवेकशील राजा था। उसमें कौन से गुण थे यहाँ पर बताए गए कि वह उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, किस प्रकार से न्याय मांगने के लिए लोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये सारे गुण थे। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कहानी में जो राजा है ब्रह्मदत्त, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, विवेकशील था, सत्य असत्य, उचित अनुचित परखने का उसको अच्छा तजुर्बा था। मतलब कहानी की शुरुआत में ही बताया गया है कि जो राजा था वो बहुत अच्छे थे, उसमें एक भी दुर्गुण नहीं था, और इसीलिए राजा के प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन राजा चाहता था कि वह, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, अगर वो अच्छा है तो सारे लोग अच्छे बोल रहे, लेकिन वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक व्यक्ति है, उसमें तो उसे भी तो गलतियां होती होगी, उसे में तो भी कुछ ना कुछ दुर्गुण होंगे। तो इसके लिए वो चाहता था कि कोई तो आकर उसके अंदर जो दुर्गुण है, उसके अंदर जो दोष है, जो उसको बताए, जिससे कि वो सुधरने की कोशिश भी कर सके। लेकिन हर कोई आता था तो कोई भी उसके बारे में दुर्गुण नहीं बताता था, कोई भी उसका दोष नहीं बताता, सब उसकी स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अब राजा जिस जिस व्यक्ति से मिलता था, हर व्यक्ति उसकी स्तुति करता था, प्रशंसा करता था, लेकिन उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं कहता था, कोई भी उसमें से दोष निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब देखिए, एक तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसके सामने हमेशा अच्छी स्तुति करता रहता है, उसके सामने अच्छी बातें करता रहता है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बुराई भी करता है। और ये तो राजा थे। लेकिन यहाँ पर हमें राजा के प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति उसके बारे में अच्छी बातें करता था, तो यह अच्छी बात है कि तो हमें पता चल रहा है कि राजा वास्तव में एक अच्छा इंसान था, अच्छा राजा था, विवेकशील राजा था। इसके लिए उसकी प्रजा कोई भी उसके दोष नहीं बताता था, बल्कि उसके अंदर के गुणों का ही बखान करते थे। यहाँ तक अभी कहानी में बताया गया है कि अंतपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। मतलब हर स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया कि अंतपुर, अंतपुर मतलब जहाँ पर राजमहल में रहने वाले रानियां जिस स्थान पर रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, जिस महल के जिस स्थान पर रहते हैं, उसको हम अंतपुर कहते हैं। राज दरबार में भी उसने सबसे पूछा राजा ने, नगर में पूछा, नगर के बाहर पूछा, लेकिन जितने भी लोग मिले सारे जगह पर राजा के स्तुति का वर्णन करते थे, बखान करते थे गुणों का, लेकिन उसके दुर्गुण अवगुण कोई नहीं बता रहा था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अब देखिए वहाँ पर राजा क्या करता है कि अब मैं राजा हूँ, सामने से मैं राजा बनकर सबको पूछता हूँ, तो मेरे सामने कोई मेरे अवगुणों के बारे में नहीं बताएगा। इसके लिए वो एक सोचता है कि जनपद में जाकर, मतलब जनपद एक प्रांत का नाम भी हो सकता है, या फिर जनपद मतलब जहाँ पर जनता रहती है, लोग रहते हैं। ऐसे राजा तो राजमहल में रहता है, लेकिन जनपद गांव में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर राजा सोचता है कि जनपद में जाकर मैं देखता हूँ, कोई तो व्यक्ति ऐसा मुझे मिलेगा जो मुझे दोष बता सकेगा। अब राजा क्या करता है, सोचता है अगर मैं राजा बन के जाऊंगा तो कोई मुझे नहीं बताएगा, इसलिए वह क्या करता है, अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घुमा, पर वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं मिला।
फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में पहुंचा। तो देखो ऐसे करते करते राजा ने अपने राजमहल से निकलकर अनेक गांवों में घूमने लगा, अनेक नगरों में घूमने लगा और लोगों से बात करने लगा। अब इस समय उसने क्या किया था, वेश बदल लिया था। राजा बनकर वो किसी से नहीं पूछता था, बल्कि वेश बदल लिया था। इसके लिए लोग भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि वे राजा है। लेकिन वेश बदलने के बावजूद भी जिस जिस व्यक्ति से वह पूछता था, हर कोई व्यक्ति जब राजा के बारे में बताता था तो सब उसके प्रशंसा ही कर रहे थे, उसके गुणों का ही बखान कर रहे थे। कोई भी उसके बारे में दोष नहीं बता रहे थे। ऐसे करते करते वह घूमते हुए हिमालय प्रदेश तक पहुंच गया। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। तो इस प्रकार वह घूमकर हिमालय प्रदेश की ओर चला गया और वहाँ पर स्थित, मतलब वहाँ पर स्थित होना मतलब वहाँ पर जो था पहले से, तो वहाँ पर एक बोधिसत्व के आश्रम पर पहुँच गया। बोधिसत्व मतलब गौतम बुद्ध के जो अनुसार जो शिष्य होते हैं कि उनके आचरण पर कदम रखकर उसके गुणों के अनुसार व्यवहार करना। तो बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गुरु के पास आश्रम में जाकर पढ़ाई करते थे। अभी आप लोग स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हो, कि जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो संत महंत होते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, जो कुटिया पे रहते हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। आश्रम अधिकतर जंगल में होते थे पहले जमाने में। तो हिमालय प्रदेश में ऐसा ही एक आश्रम था जहाँ पर बोधिसत्व गुरु रहते थे, संत रहते थे। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कौशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। अब देखिए, वो हिमालय पर्वत प्रदेश में जहाँ पर बोधिसत्व रहने वाले जो संत महंत थे, उनके आश्रम में जा पहुँचा। आश्रम में जाने के बाद उन्होंने, उस राजा ने श्रद्धा के साथ, आदर के साथ उनको प्रणाम किया। फिर बोधिसत्व जो संत थे, उन्होंने राजा के बारे में, अब उनको पता नहीं था यह राजा है, ये तो सर्वसामान्य व्यक्ति के रूप में वेश बदल कर गए थे ना, वहाँ पर घूम रहे थे। तो राजा ने भी अपना परिचय उस समय नहीं दिया और बोधिसत्व ने भी उनको नहीं पहचाना। तो एक सर्वसामान्य आम व्यक्ति के तरह उन्होंने व्यवहार किया। फिर राजा का कुशल क्षेम पूछा। आश्रम में राजा एक और चुपचाप जाकर बैठ गया। आगे कहानी में बताया गया है कि बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। अब आप लोग देखते होंगे कि जो संत महंत होते थे पुराने ज़माने में, जो आश्रम में रहते थे, जंगल में रहते थे, अब इनका जो जीवन होता है वह बहुत ही संयमित जीवन होता है। वह सात्विक जीवन भी हम उसको कहते हैं कि वह सात्विक आहार ही लेते थे। जैसे हम लोग देखते हैं कि अधिकतर हमारा जो भोजन होता है वह सात्विक नहीं होता है, क्योंकि उसमें वासनाएं होती है, बहुत सारे चीज़ें होती है। लेकिन आश्रम में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो साधु संत होते हैं, उनका आहार भी सात्विक होता है। तो वो जंगल में रहते थे, जो कुछ उनको जंगल में मिलता था उस पर ही वह अपना जीवन निर्भर करते थे, फलाहार करके। तो बोधिसत्व ने जंगल में पके हुए गोदे लाकर खाया करते थे। गोदे एक प्रकार का फल का नाम है, और ये जो फल होते थे वो बहुत ही, गोदे नाम का जो फल है वो बहुत ही शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठा था। उन्होंने राजा को संबोधित करके कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आश्रम में रहने वाले जो बोधिसत्व थे वो भी राजा को पहचानते तो नहीं है, लेकिन उनके लिए वह जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसे हमें पता चलता है कि हर आम व्यक्ति को भी वह आदर देते थे। आश्रम में रहने वाले जो बोधिसत्व थे वो भी उनके पास जो भी लोग आते थे उनका वह आदर करते थे, उनको आदरयुक्त शब्द का ही प्रयोग करते थे। वो कहते कि महापुण्य जी, आप यह गोदे खाकर पानी पी लीजिए। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया।
उसे गोदे बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट है। अब भंते भंते यह एक पाली शब्द है जिसको हम कह सकते कि भंते एक आदरयुक्त शब्द होता है। जैसे कि हम देखते कि संत महात्मा जो होते हैं, साधु संत, उनको हम आदरयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं कि गुरुजी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भंते यह एक पाली शब्द है जो आदरयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है बोधिसत्व के लिए। जब बोधिसत्व ने उन राजा को वो गोदे खाने के लिए दिए तो उनको वो गोदे बहुत ही स्वादिष्ट और मधुर लगे। इसके लिए बोधिसत्व से उन्होंने पूछा कि हे गुरुजी, हे महाराज, हे पंडित जी, हे भंते, क्या बात है कि ये जो फल है, गोदे नाम के जो फल है, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। तो बच्चों, अब तक हमने ये कहानी में क्या देखा कि राजधर्म नामक जो कहानी है ये एक जातक कथा है और इस कथा में ब्रह्मदत्त नामक राजा के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही विवेकशील और बहुत ही गुण संपन्न ऐसे राजा थे। लेकिन वे चाहते थे कि कोई भी आकर उनके सामने उनके दोषों के बारे में नहीं बोलते। इसके लिए वो अपने अंदर के दोष ढूंढने के लिए घूमने लगते हैं और जो भी मिलता है उनको वो सच बताते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। अब राजा घूमते हुए हिमालय प्रदेश के पास जो एक आश्रम स्थित है बोधिसत्व का, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद जो मीठे फल देते हैं उसका स्वाद उनको बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा लगता है और स्वादिष्ट लगता है। अब उनके मन में प्रश्न निर्माण होता है। इसके लिए वह वहाँ के बोधिसत्व से, आश्रम में रहने वाले बोधिसत्व से पूछते हैं। अब बोधिसत्व उस फल के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताते हैं, इसको हम जानेंगे। लेकिन इसका उत्तर हमें अगर देखना है, सुनना है, पढ़ना है तो हम उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।